नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 23 में 24 का सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों का चुनाव जो अब शुरू हो चुका है और आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन जीतेगा मध्य प्रदेश। अभी से आप ये प्रोग्राम देखना शुरू कीजिए और ठीक 5:40 पर, मैं वक्त आपको बता रहा हूं, 5:40 पर हम आपको बता देंगे हमारे हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है। शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, अब की बार किसकी सरकार। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या जाति चलेगी, धर्म चलेगा, अभी इजराइल और गाजा की लड़ाई चल रही है हमास की, क्या उसके नाम पर वोट पड़ जाएंगे, शिवराज का काम बोलेगा या वोटर कमलनाथ की गारंटी पर यकीन करेगा। बहुत सारी गारंटी चल रही है, 500 में सिलेंडर, 1500 रुपया महीना खाते में, या सरकार की लाडली बहना भैया शिवराज की नैया पार लगा देंगी। जाति गणना का दाव बीजेपी को कहीं भंवर में तो नहीं फंसा देगा। राहुल गांधी बार बार जाति गणना, जातिगत जनगणना कह रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के सबसे पॉलिटिकली हॉट प्रदेश से, मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। मालवा, निमाड़, बघेलखंड, भोपाल, चंबल, महाकौशल, ये सारे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश को हमने कुल 6 हिस्सों में डिवाइड किया, 6 रीजन में, और उसके बाद ये ओपिनियन पोल आपके लिए किया है। और ओपिनियन पोल का मैं पहला आंकड़ा आपके सामने बस अभी रखने जा रहा हूं। मेहमानों से आपको मैं मुलाकात करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जिन्होंने सर्वे किया। CNX से भावेश झा हमारे साथ हैं, जरा तालियों से स्वागत कीजिए। भावेश की टीम ने यह सर्वे किया है और आज आपको पता चल जाएगा कि उनके सर्वे में क्या आया। क्या शिवराज सिंह चौहान 17 बरस मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर और 5 साल अपने लिए कमा सकते हैं, या बस यहीं तक था उनके हिस्से में मध्य प्रदेश पर शासन करना, अब बारी किसी और की। भावेश के अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और ऐसे शख्स जो इस डेटा की साइंस को, सर्वे की साइंस को बहुत अच्छे से न समझते हैं केवल, बल्कि पढ़ाते भी हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ CADS से हैं। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका भी। और 2 बड़े अनुभवी पत्रकार स्टूडियो में आपके साथ हैं इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। और राहुल महाजन साहब, राहुल जी आपका बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधे अब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से। आपके सामने ओपिनियन पोल शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का। अब ये जो मालवा का क्षेत्र है, इसे मध्य प्रदेश का प्राण कहा जाता है। विधानसभा की 46 सीटें मालवा में आती हैं और मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की भी अगर आप बात कर लें तो यही सबसे बड़ा केंद्र है। महाकाल की नगरी उज्जैन मालवा में है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और खान पान के लिए मशहूर इंदौर मालवा में है। नेताओं के लिहाज से देखें तो बीजेपी के महामंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहां के बड़े नेता हैं। इस बार इंदौर की नंबर 1 सीट से उनको उतारा गया है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, ये दोनों भी इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। और मालवा की 46 सीटों का सर्वे आपके सामने आ रहा है। अब ये है मालवा की सीटें, आपकी स्क्रीन पर नजर दौड़ाए रखिएगा। ये 46 सीटें, उनमें से बता रहा है सर्वे कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये 2018 की तुलना में बीजेपी के लिए +1 है, यानी बीजेपी यहां पिछली बार से भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में जीत सकती है, अन्य 1 सीट पर जीत सकते हैं। तो ये पहला जो हमने आपके सामने रीजन रखा मालवा का महत्वपूर्ण क्षेत्र 46 सीटों वाला, इसमें अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। कुल 230 सीटों का सर्वे आपके सामने खुल जाएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। मालवा से शुरुआत हो गई है 46 सीटों से, बीजेपी 25, कांग्रेस पार्टी 20। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है 2018 की तुलना में। आप देखें तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहां बीजेपी मजबूत है, वो मजबूती कायम है, बल्कि और थोड़ी बेहतर ही हो रही है। और निमाड़ की भी बात करें, मालवा का जब नाम लेते हैं तो साथ साथ निमाड़ की भी चर्चा चलती है। यह वो क्षेत्र है जहां से मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 विधानसभा सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जो मालवा के साथ निमाड़ जीता, मध्य प्रदेश में उसका राज तिलक हो गया। मध्य प्रदेश में पिछले 5 चुनावों से यही होता आ रहा है। 2018 में कांग्रेस ने इस निमाड़ इलाके में जबरदस्त बढ़त बनाई थी और प्रदेश में उसकी सरकार बनी भी थी। कांग्रेस के लिए अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, ये निमाड़ रीजन के बड़े चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह, वो भी इस रीजन से ही आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 28 सीटें हैं निमाड़ रीजन की, वो भी आपकी स्क्रीन पर रख दे रहे हैं। तो मालवा की 46 सीटों के बाद निमाड़ की 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन 28 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटें जीत सकती है। अपर हैंड कांग्रेस का
और एक सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें 18 की अगर आप तुलना करेंगे तो पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। बीजेपी 4 सीट बढ़ा रही है 2018 की तुलना में। निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का नुकसान, यानी कांग्रेस और अन्य की जो 4 सीटें कम हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ रही हैं। तो मालवा बीजेपी ऊपर, निमाड़ में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। हालांकि नंबर गेम में निमाड़ में कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधार रही है। तो मालवा निमाड़ आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे 230 में से 74 सीटों का सर्वे आ चुका है। 37 भाजपा, 35 कांग्रेस, अन्य 2। कोई बहुत अंतर खास नहीं है। अभी ज्यादातर विश्लेषक भी आपको यही बता रहे होंगे कि बहुत कांटे की टक्कर है। तो मालवा निमाड़ भी कम से कम यही बता रहा है कि टक्कर तो कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन एक एज जो है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस क्षेत्र की और डिटेलिंग आपके लिए भावेश करेंगे। भावेश, देखिए, मालवा निवार में जो सबसे बड़ी फैक्टर जो दिख रहा है, देखिए आप 2018 चुनाव आपको याद होगा, 2018 में पहले इस क्षेत्र की जो हम सोशल बैकग्राउंड है उसको समझिए। इसमें 22 शेड्यूल ट्राइब सीटें आती है। ये इस 22 सीटें जो आती है, जिसमें कांग्रेस को पिछली बार बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, जिसमें 22 में से 14 सीटें कांग्रेस जीती थी और 7 सीटें बीजेपी जीती थी, एक इंडिपेंडेंट ने जीती थी। बीजेपी फिलहाल उसको कोशिश जरूर करिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना पैठ बनाने की कोशिश करिए। आपको याद होगा 2021 में जो सिविक बॉडी लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद भी आप देखेंगे उसी कांग्रेस की भी एक कोशिश थी, जो भारत जोड़ो यात्रा था उसी इलाके से गुजरा था, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसके वजह से। राहुल गांधी खासकर वहीं जाते हैं। हाँ, फिलहाल ये है कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा का था उसी एरिया में गया हुआ था। तो इन दोनों फैक्टर को देखते हुए ऑलमोस्ट आप देखिए दोनों जो एरिया है उसमें लगभग स्टेटस को है, जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी। निमाड़ में थोड़ा बहुत कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, वो 47 हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में। और इसमें 2018 में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। बिल्कुल, जो 2018 में 47 में 31 इसने जीती और 16 बीजेपी ने जीती थी। और उसका 2013 से कंपेयर की 13 में 47 में 37 बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा एज था, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार में वापस आ पाई थी। उन्हीं को दूरी करने के लिए बीजेपी ने वहां बहुत कोशिश की। एसटी सीटों में, आदिवासी सुरक्षित सीटों में बीजेपी को वापसी करनी है, ये उसके लिए गोल बिल्कुल साफ है। ये जो रीजन अभी आपने हमको दिखाया है, क्या इसमें बीजेपी ऐसा करती दिख रही है? देखिए, निमाड़ में कुछ हद तक करने की कोशिश जरूर हुई है और आपने देखा 4 सीटों का जो अंतर है वो उसी का अंतर है। दूसरे, आपको याद होगा अमित शाह और प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी को लेकर बहुत कुछ किया पिछले असेंबली चुनाव हारने के बाद। और बहुत सारे सम्मेलन वहां पे हुए और उसका असर दिखा था। जो अभी मैं बात कर रहा था लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसका असर दिखा था और बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्म की थी। अब असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उसमें अभी भी कांग्रेस के पास एज है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर ये ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमबैक कर लेती है तो पिछली बार आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों में, वोट में तो बीजेपी बल्कि ऊपर थी 2018 में। तो ये ट्राइबल सीटें ही भरपाई करने के लिए काफी साबित होंगी, लेकिन क्या बीजेपी उतनी भरपाई कर पा रही है? कुछ हद तक मालवा निमाड़ में दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी सीटें हैं और इस इलाके के लिहाज से कहें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। अगर फिल्मों के शौकीन हैं आप तो अशोक कुमार, किशोर कुमार का खंडवा यही है, तो ये भी जानना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। लेकिन ये सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद और संघ का बहुत काम होने के बावजूद आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी वो पकड़ नहीं बना पाई। 2018 के चुनाव में एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी से 2 गुने से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यही वो इलाका है जिसको अगर आप कहें कि मार्जिन कहां आगे बढ़ गई, कहां अंतर बढ़ गया, तो वो ये इलाका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को घटाएगी, नंबर 1। और जिसको हम कहते हैं कि सेंटिमेंट के तौर पर क्या निमाड़ और मालवा का जो सेंटिमेंट होगा वो सेंटिमेंट उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कुछ मदद करेगा। तो उसके 2-3 छोटे छोटे आदिवासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया। आदिवासी लिहाज से सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश में जहां भी आदिवासी इलाके हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अभियान चलाया।
आदिवासी इलाके में स्वयं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो महिला उसको लीड करती है, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम धीरे धीरे सबको लखपति दीदी बना देंगे, उसको बड़ा वो प्रचारित करते हैं। अब ये तीनों चीजें वोट में कितना ट्रांसलेट करेंगी, उससे तय होगा कि शिवराज का राज बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जा रही, या उसकी मुश्किल अभी बनी हुई है। जी ठीक। देखिए हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, कोस कोस पर जो है पानी बदल जाता है, तो ऐसे ही है। जब हम 6 क्षेत्रों में बांट करके मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए मालवा की आप बात कीजिए तो मालवा में बीजेपी का अपर हैंड साफ दिखाई देता है, 25 भाजपा और 20 कांग्रेस। निमाड़ में आते हैं 28 सीटें, 15 कांग्रेस, या कांग्रेस अप हो जाती है और बीजेपी 12। हालांकि बीजेपी 18 से 2018 की तुलना में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रोफेसर साहब से हम समझना ये चाहते हैं सर, चुनावों में भी क्या इसी तरीके से जैसे क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, इलेक्शन का सेंटिमेंट भी बदलता जाता है क्या? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स बदलता है तो इलेक्शन का सेंटिमेंट बदलता है या नहीं बदलता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्दे क्या हैं। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटकर उसकी एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो बगल बगल की कंस्टिट्यूंसी में मूड बदलता है। अगर आम भाषा में देखें तो एक आम नागरिक देश में ऐसा समझता है कि सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है, वो बिल्कुल एक है। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें तो देखें आंध्रा में किसकी सरकार है, तेलंगाना में बगल में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी विविधता कितनी है। तो ये विविधता जो मैं राज्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राज्यों के अंदर भी जब चुनाव होते हैं, जिसका अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, राज्यों के अंदर में भी जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रवार आपको अलग अलग इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, और कई बार तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग अलग इश्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। कई बार बहुत लोकल इश्यूज होते हैं और इस तरह के सर्वेज ही उन लोकल इश्यूज को पकड़ के उसको कैच कर पाते हैं और जनता के सामने हम इसको पेश कर पाते हैं। जी राहुल जी, ये जैसा हमने बताया मालवा और निमाड़ का जो एरिया है, इसमें ट्राइबल सीट भी है, तो इसके साथ साथ इंदौर जैसी सीट भी है, बिल्कुल बिल्कुल अर्बन सीट भी है। तो एक ऐसा मिक्स है, ये नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कहां पर कौन सा कार्ड चलना है, कौन सा मुद्दा किस जगह जाकर के उठाना। हमने ट्राइबल सीटों की बात की, अर्बन सीटों पर बीजेपी अच्छा करती है, आमतौर पर यह माना जाता है, और मध्य प्रदेश में यह चीज साफ दिखाई भी देती है। लेकिन अगर निमाड़ में रिकवर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संकेत है? देखिए, 2 बातें मैं जो ट्राइबल का पूरा मामला है उस पर भी कहूँगा। एक बात कि अगर हम पिछले सब चुनावों को देखें, 3 चुनाव चलिए देख लेते हैं। अगर पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस को 31 सीटें ट्राइबल एरियाज में मिली थी 47 में से। अगर उससे पिछला चुनाव देखें तो जो है बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, और उससे भी पिछला चुनाव देखें तो उनको लगभग 25-27 ऐसे सीटें मिली थी। और ये माना जाता है कि जो क्योंकि ना केवल ये जो 47 सीट्स हैं जो कि ट्राइबल जो रिजर्व सीट्स हम मानते हैं, उसके अलावा भी 40 ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जिसपे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसलिए ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि जो ट्राइबल सीटों में जीत हासिल करता है, ये ज़्यादा सीटें लेता है, वही सरकार बनाता है। मैं ये बात आपको इस रीजन के कारण भी साफ कहना चाहूँगा। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ का सवाल है, हम मानते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा करती है, और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया था कि केवल जो अर्बन सीटें नहीं है, जो आरएसएस का काम जो है ट्राइबल रीजन्स में हुआ है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छा काम हुआ है और कितना उसका असर पड़ता है। दूसरा, ट्राइबल सीटों में एक और भी कारण आएगा कि इस बार बीएसपी एक ट्राइबल पार्टी जो है, गोवर्धन गणतंत्र पार्टी, उसके साथ चुनाव लड़ रही है, और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उसका क्या असर आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काम करेंगे, और खास तौर पे जैसे आपने इंदौर की बात की, अर्बन सीटों की बात की, बीजेपी हमेशा उस पर अच्छा करती है। लेकिन आपने बताया की है ट्राइबल सीटें, जिसने एसटी आरक्षित सीटें हैं वो जीती ज्यादा, सरकार बनाने का तुर्प का इक्का उसके पास। तो ये देखिए, ये आपको एक किस्म का मंत्र मिला है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया 47 प्लस कम से कम और 40 सीटों पर प्रभाव जो आदिवासी हैं वो डालते हैं। अब कुछ सवाल जो मैंने इस सर्वे के दौरान पूछे वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक सबसे बुनियादी और बेसिक सवाल जो हर सर्वे में पूछा ही जाता है, पूछा जाना चाहिए। एक बात मैं जोड़ देता हूं। देखिए, जब हम लोग ये कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश को समझिए। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतना वनाच्छादित है, यानी जहां जंगल हैं बचे हुए। सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, अलग अलग जगह आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं जंगल सफारी कर लें, तो सबसे ज्यादा सफारी वहीं आपको मिलेंगी।
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कवरेज जो वहीं आपको मिलता है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि आदिवासी इलाके और उनके मुद्दे कितना महत्व डालते हैं और क्या सरकारों ने उन इलाकों को बचाने में कोई काम किया है, तो उसका भी जवाब वहां मिलता है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या है। तो कुछ ऑप्शंस थे जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात और इसी पर पड़ेगा वोट। इसके अलावा आप देखिए 21% लोग कहते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ, हम ये देख करके वोट डालते हैं। 19% लोग महंगाई से प्रभावित होते हैं, उनको लगता है महंगाई हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है और राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे होंगे ना, बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश हमारी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो इसी लेबोरेटरी में इस बार हम बदलाव करके आपको दिखाएंगे। 15% लोग मानते हैं मध्य प्रदेश के कि नहीं, हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, 3% लोग इस पर समझते हैं कि ये वोट करने का नजरिया होना चाहिए। भ्रष्टाचार 7% लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर 5% लोगों के लिए। तो महंगाई, इसके अलावा विकास और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे, साथ साथ हिंदुत्व को भी जोड़ दिए, 4 बड़े फैक्टर। अब इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा लगा? 17 साल शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से लगातार, बीच में 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%। और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान की इस सरकार में पिछले जून महीने से, इसी जून महीने से एक स्कीम चल रही है और उनको लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम है। इसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3000 रुपये तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। तो पहले भावेश से ही पूछें, लाडली बहना योजना क्या इस चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर है? बिल्कुल है। आपने देखा होगा जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा फोकस होता है महिला वोटों के लेके, और एक बहुत पॉपुलर है वो फीमेल वोटर्स के बीच में, लोग उनको मामा कह के बुलाते हैं, आप देखेंगे। तो बीजेपी का जो पूरा गेम है, आप देखिए राज्य भर अलग अलग जगह आप देखेंगे जब बीजेपी जो असेंबली चुनाव होते हैं तो, और नेशनल में भी आप यदि देखेंगे तो बीजेपी का महिलाओं को वोटों को लेके एक अलग फोकस रहता है। और इसी तरह आप चुनाव जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे महिला वोटर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट करती है। हालांकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू जरूर थी कुछ पिछले महीने मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से हैं और कोई बहुत बड़ी इस तरह का कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है अदर जैसे बिहार या यूपी में होता है, मध्य प्रदेश में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो जो महिलाओं का जो एक इंक्लाइनेशन है वो शिवराज सिंह की तरफ वो क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और उसी के रूप में एक जो लाडली बहना योजना, एक जो फ्री जो आजकल एक दौर चल पड़ा है हर जगह, दिल्ली से जो उठी थी वो कर्नाटक और हर जगह जो चल रहा है, तो उसी को कांग्रेस। तो हम सीधे कह लें कि इस चुनाव में महिलाएं ही बनाएंगी शिवराज की सरकार या महिलाएं ही करेंगी भैया को बेरोजगार भी किया तो महिलाएं करेंगी। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखेंगे पूरा नेशनल लेवल पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट करती है। पिछले लोकसभा में देखिए लगभग आधे % के आसपास महिलाएं ने ज्यादा वोट किए थे, और इस बार 2024 में और ज्यादा उम्मीद है महिला
महिलाएं वोटर, तो महिलाएं वोटर को आपने साध लिया तो संभव है कि आपके पास ज्यादा वोट होंगे। अरे हम अभी भोपाल गए थे, वहाँ पर दिन भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो टैक्सी में जो हमारे चालक थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्कीम बहुत बढ़िया चल रही है शिवराज जी की, ये जो लाडली बहना स्कीम है। लेकिन फिर वो बाद में कहते थे, उन्होंने कहा कि बहना लोग तो बहुत खुश हैं, जीजाजी लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए ठीक बात है कि जब हम स्कीम्स के लिहाज से बात करते हैं तो किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा। और अभी आप दबाव समझिए, 3 दशक से जो महिला आरक्षण संसद की देहरी तक आता था, लौट जाता था। इस बार वो ससम्मान स्थापित हो गया, विरोध कोई नहीं कर पाया ओवैसी जी को छोड़कर, और स्थिति ये कि हर कोई कह रहा है कि भाई हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। यानी महिलाओं का दबाव घर में पहले सिर्फ एक एक घर में होता था, अब देश के हर नेता पर है दबाव। तो ये सुखद संकेत है, मेरा ये मानना है, राजनीति के लिए सुखद है, समाज के लिए सुखद है। लाडली बहना की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर वो गेम चेंजर है। शिवराज सिंह चौहान डिलीवरी वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, और मैं इधर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अपनी एक बड़ी स्कीम को क्यों उस तरह से प्रचारित नहीं करते। एक महिला, वैसे ही उन्होंने फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी थी, मैं नहीं जानता हूं कि भावेश जी के सर्वे में वो कहीं निकल कर आया है कि नहीं। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, सबसे ज्यादा किसानों को लाभ वहीं मिलता है, सबसे लंबे समय तक, करीब 10 वर्ष तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार किसानों को रही। पहली बार बाजार भाव और जो मिल रहा है उसके बीच का अंतर, भावांतर योजना वो लेकर आए। तो महिला और किसान, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इसको कह सकते हैं ना कि बेस्ट बेट यही दोनों है, और ये चुनाव किसान भी आप जीतेंगे तो यही दोनों। किसान भी आप मानते हैं, किसान भी मैं मानता हूं, पॉजिटिव इधर शिवराज के खाते में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन ये महिला वोटर के मुद्दे पर एक राय प्रोफेसर साहब की जरूर लेना चाहते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ वर्ष पहले तक ये माना जाता था कि घर में जो घर का जो बड़ा है पुरुष ही होता है, वो जो घर के प्रधान ने कह दिया भाई यहाँ वोट डालना है, सब लोग उधर जाकर के वोट डाल देते हैं। तो महिलाओं की अपनी कोई अलग राय होगी, ये हमारे देश में कुछ लोग नहीं मानते थे। क्या वो ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है? महिलाएं वोट भी ज्यादा करती हैं और जिसका जो मन आता है उसको वोट करती हैं। आपने कहा पूरी तरह से बदल गया, और पूरी पर आपका बहुत जोर था जी। मैं पूरी आपके सेंटेंस से सिर्फ पूरी को हटा दूं और आपसे सहमत हो जाऊंगा। बदल रहा है। अगर हम 2004 से लेकर 2019 तक के चुनाव को देखें और तमाम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें और अगर उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण हमारे सर्वे के आधार पर, हमें लगता है कि साफ दिखाई पड़ता है आज ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहले की तुलना में स्वयं अपना निर्णय ले रही हैं वोट देने का कि उन्हें किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट देना है। अभी भी सफ़र लंबा है, अभी भी तकरीबन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 56-57% महिलाएं कहती हैं कि हमने अपना निर्णय स्वयं लिया। 40% महिलाएं कहती हैं कि नहीं, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम राय मशविरा करते हैं अपने मेल फैमिली मेम्बर से, और कुछ कहते हैं कि जब पता नहीं जी दे दिया आप वोट। तो सफ़र लंबा है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया हुआ है। जी देखिए, अभी तक हमने आपके सामने मालवा निमाड़ की सीटों का सर्वे रखा है, 74 सीटों का सर्वे, जिसमें 37 पर भारतीय जनता पार्टी हमारे मुताबिक आगे है, जीत सकती है, और 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। आगे हम बात करेंगे बघेलखंड की, यह भी एक बड़ा क्षेत्र है, 51 सीटें यहां पर हैं, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। क्या वो इस बार इसे बरकरार रख पा रही है, या यहां पर कमबैक कांग्रेस पार्टी कर सकती है? और जो क्षेत्र हैं उनकी लगातार बात होगी। आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का सर्वे, मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।